जय हिंद दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स का हम लोग का शायद ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स से का सीरीज जो चला रहे थे लोग उसको कंटिन्यू करते हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। IMF का प्रादुर्भाव यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को हुआ तथा इसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। यानी कि IMF ने अपना कार्य कब से करना प्रारंभ किया था? तो 1 मार्च 1947 से। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय हो जाएगा। वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। इसके IMF के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 189। ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है क्योंकि कभी कोई देश IMF से बाहर निकलता है, कोई देश IMF के अंदर शामिल हो जाता है। तो इस चीज़ को करंट में, ये करंट का न्यू पोर्शन है तो करंट में इसको कवर किया जाता है। और नौरू इसका 189वां देश है। इसकी प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना लेगार्ड है। इसके निदेशक कौन है? तो क्रिस्टिना लेगार्ड है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य था। भारत क्या था? तो IMF का संस्थापक सदस्य था। IMF का उद्देश्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करना। अन्य तत्वों को देखते हैं लोग। अन्य तत्व में क्या है? भारत IMF के 10 बड़े कोटे धारक देशों में शामिल है। भारत का स्थान 8वां है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 8वां है। वर्तमान में भारत का कोटा 2.44% से बढ़कर 2.78% तथा मताधिकार 2.34% से बढ़कर 2.66% हो गया है। SDR 1971 में IMF ने पत्र मुद्रा जारी किया जिसे अब भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। IMF प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि WEO रिपोर्ट जारी करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा PCS लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक के कौन जारी करता है? तो यह IMF जारी करता है। अब देखते हैं हम लोग विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते, IMF की भी स्थापना इसी समझौते के तहत हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना भी ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 27 दिसंबर 1945 को हुआ। 1946 से विश्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 189 इसके सदस्य देश हैं। तुवालू, दक्षिणी सूडान और नौरू इसके नवीनतम सदस्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड मालपास है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। ये हमको लग रहा है कि ये जो हाईलाइन है तुवालू, दक्षिण सूडान और नौरू नवीनतम सदस्य, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि करंट में ये चेंज हो चुका है। हमको ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन करंट जब कराएंगे तो उसको कवर कर देंगे। ये भी शायद नहीं होना चाहिए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो हम शायद इसका आंसर हो जाएगा अजय बंगा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय बंगा। IMF कोष, यह IMF कोष का सह संस्था है। यह IMF कोष का क्या है? तो सह संस्था है। विश्व बैंक क्यों IMF को 2 ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं हैं। विश्व बैंक समूह में कितनी संस्थाएं हैं? तो यह 5 संस्थाएं हैं जिनसे मिलकर विश्व बैंक बनता है। ये 5 संस्थाएं जब मिलती हैं तो इसका निर्माण होता है, तो विश्व बैंक का निर्माण होता है। पहली संस्था का नाम क्या है इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसे शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या है? तो IBRD। उसके बाद है दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। उसके बाद है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। नोट: भारत IBRD, IDA, IFC तथा MIGA का सदस्य है। भारत इन चारों का सदस्य है लेकिन
ICSID का सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ICSID का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक के कार्य कौन कौन से उसको देखते हैं हम लोग कि आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना, दीर्घकालीन या पूंजी उपलब्ध कराता है। भुगतान संतुलन की सभ्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना, यहाँ पे भी दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करता है। विश्व बैंक का प्रधान कार्य सदस्य को ऋण उपलब्ध कराना है। क्या? लोन उपलब्ध कराना होता है। विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट, ये यहीं से क्वेश्चन बनता है कि विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। अब है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में की गई थी। 1 जनवरी 1967 में एडीबी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। यह अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? तो 1 जनवरी 1967 से। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे? मनीला है। मनीला में इसका एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना। अध्यक्ष जापान के ताकेहिको निकाओ। उल्लेखनीय है कि एडीबी के अध्यक्ष पद पर किसी जापानी नागरिक को ही दिया जाता है। एडीबी के अध्यक्ष पद पर किसे दिया जाता है? तो किसी जापानी नागरिक को ही दिया जाता है। इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो एडीबी का सदस्य एशियाई देशों के साथ साथ अन्य महाद्वीप का भी हो सकता है। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य एशियाई देशों के साथ साथ अन्य महाद्वीप का भी हो सकता है। वर्तमान में एडीबी के 67 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 67 सदस्य हैं। यह एक के बहुपक्षीय विकास बैंक है। यह कौन सा बैंक है? तो बहुपक्षीय विकास बैंक है। अब है एशिया और संरचना निवेश बैंक, AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2015 को AIIB की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया और संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसका मुख्यालय AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग चीन में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह बैंक विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती मांग को पूरा करेगा। यह सदस्य देशों में ऊर्जा, परिवहन एवं बृहद परियोजना के निवेश की मांग को भी पूरा करता है। अध्यक्ष कौन है? तो चीन के जीन लिक्यून इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जीन लिक्यून इसके अध्यक्ष हैं। सदस्यों की कुल संख्या 57 है। सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देश 57 है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं लोग, WTO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। उद्देश्य क्या है इसका? वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार का प्रसार करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, सतत विकास तथा संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करना। विश्व व्यापार संगठन के कार्य, इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो व्यापार एवं प्रशुल्क के मसले पर सदस्य देशों से विचार विमर्श करना। विश्व व्यापार समझौता तथा बहुपक्षीय समझौता का कार्यान्वयन और प्रशासन करना। व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधित विवादों के निपटारे भी यह करता है। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना। विश्व व्यापार संगठन एवं मंत्री स्तरीय सम्मेलन, WTO की सबसे बड़ी निर्णायक एवं नीति निर्माण संस्था सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्रियों का सम्मेलन है। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। WTO की बैठक के प्रत्येक कितने वर्षों में होती है? तो प्रत्येक 2 वर्षों में WTO की बैठक होती है। सदस्य कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 164 है। यानी कि WTO में सदस्य कितने देश शामिल हैं? तो 164 देश शामिल हैं। इसका नवीनतम सदस्य लाइबेरिया तथा अफगानिस्तान है। यानी कि ये वर्तमान में ही लाइबेरिया और अफगानिस्तान WTO के सदस्य बने हैं, जिन्हें क्रमशः जुलाई 14 जुलाई 2016 और 29 जुलाई 2016 को शामिल किया गया है। अन्य तथ्य को देखते हैं लोग। WTO में
WTO में कृषि व्यापार पर विकसित तथा विकासशील देशों के बीच उत्पन्न समस्याओं तथा व्यापार पर सब्सिडी से पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर सब्सिडी को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सब्सिडी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? ग्रीन बॉक्स। इससे सब्सिडी पर कोई रोक नहीं है। इस पर कौन सी सब्सिडी है जिस पर कोई रोक नहीं है? तो ग्रीन बॉक्स से सब्सिडी पर कोई रोक नहीं लगता है। यह गुड सब्सिडी की श्रेणी में आता है। यह किससे सब्सिडी की श्रेणी में आता है? तो गुड सब्सिडी की श्रेणी में आता है। दूसरा है ब्लू बॉक्स। दूसरा क्या है? ब्लू बॉक्स। इस पर ज़्यादा विवाद नहीं है। इस पर भी ज़्यादा विवाद नहीं है, परंतु इससे सब्सिडी की सीमा निर्धारित है। इससे की सीमा क्या है? इससे सब्सिडी की सीमा निर्धारित है। तीसरा है अम्बर बॉक्स। यह व्यापार प्रभावित करने वाली सब्सिडी कहलाती है। व्यापार प्रभावित करने वाली सब्सिडी कौन कहलाती है? तो अम्बर बॉक्स। इस पर रोक या कम करने पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस पर रोक या कम करने पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चौथा है डी मिनिमस सब्सिडी। विकासशील यानी 10% तथा विकसित 5% तक सहायता दे सकते हैं। विकासशील देश 10% तक और विकसित देश 5% तक सहायता दे सकते हैं। पांचवा है रेड बॉक्स। इसमें शामिल मदों को कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। नोट, WTO संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। WTO के वर्तमान महानिदेशक रोबर्टो एजेवेडो हैं। अब है UNCTAD। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं आर्थिक विकास पर अधिवेशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1964 में किया गया। इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1964 में किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। सदस्य देश कितने हैं? तो 194 इसके सदस्य देश हैं। इसे यूएनओ का अस्थायी प्रतिनिधि प्राप्त है। इसको क्या प्राप्त है? तो यूएनओ का अस्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उसके बाद है सम्मेलन। इसके अब तक 13 सम्मेलन हो चुके हैं। इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं? तो इसके अब तक 13 सम्मेलन हो चुके हैं। 4 वर्ष पर सामान्यतः सम्मेलन बुलाया जाता है। इसके सम्मेलन कितने वर्षों पर बुलाया जाता है? तो 4 वर्षों पर बुलाया जाता है। प्रथम सम्मेलन 1964 में जिनेवा में हुआ था। प्रथम सम्मेलन UNCTAD का कब हुआ था? तो 1964 में। और कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। तेरहवां सम्मेलन 2012 के कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 2012 के कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। UNCTAD का 14वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कीनिया की राजधानी नैरोबी। कीनिया की राजधानी कहाँ पे? तो नैरोबी में हुआ है। इसके सभी सम्मेलनों में IMF को अस्थायी प्रतिनिधि प्राप्त है। किसको अस्थायी प्रतिनिधि प्राप्त है? तो IMF को अस्थायी प्रतिनिधि प्राप्त है। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष किजनिया, यानी कि ये कीनिया होने से कीनिया के मुखिया कितुई हैं। कौन है? कितुई हैं। नोट, UNCTAD प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के संदर्भ में रिपोर्ट जारी करता है। यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि UNCTAD कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के संदर्भ में रिपोर्ट जारी करता है। अब है यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय संघ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 रोम की संधि के अंतर्गत हुआ था। इसकी स्थापना किसकी संधि के अंतर्गत हुआ था? तो रोम की संधि के अंतर्गत हुआ था। संस्थापक के सदस्यों में फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली एवं नीदरलैंड है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 की maastricht की संधि के द्वारा हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। और किस संधि के तहत हुई थी? तो maastricht की संधि के द्वारा हुई थी। वर्तमान में इसके 28 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने इसके सदस्य हैं यूरोपीय संघ के? तो 28 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय समुदाय के प्रमुख अंग कौन कौन से उसको देखते हैं लोग। तो पहला अंग हो जाएगा यूरोपीय परिषद। पहला अंग कौन है? यूरोपीय परिषद। इसे यूरोपीय संघ का प्रशासनिक अंग कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो प्रशासनिक के अंग कहते हैं। प्रत्येक के सदस्य देश एक मंत्री इस परिषद का सदस्य होता है। प्रत्येक सदस्य देश से एक मंत्री इस परिषद का सदस्य होता है। अध्यक्षता क्रमिक रूप से परिवर्तित होती रहती है। इसकी अध्यक्षता किस रूप में परिवर्तित होती रहती है? तो क्रम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। दूसरा है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय परिषद के कार्यों में सहायता करना तथा संधि तथा इसके नियमों का अनुपालन करवाना। तीसरा है यूरोपीय संसद। तीसरा क्या है? यूरोपीय संसद। प्रत्येक 5 वर्ष के चुनाव में
चुनाव में सदस्य देशों के निर्वाचक मंडल यूरोपीय संसद के सदस्य निर्वाचित कहते हैं। संसद के सदस्य क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। यूरोपीय मुद्रा क्या है? तो यूरो 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ। मॉस्टिस संधि यूरो करेंसी के उदय की बुनियाद बनी। जो मॉस्टिस से संधि थी, मॉस्टिस संधि यह यूरो करेंसी की उदय की क्या बनी? बुनियाद बनी। अब है ब्रिक्स बैंक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 2014 में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2014 में की गई थी। ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राज़ील शामिल है, रूस शामिल है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का सम्मेलन ब्राज़ील के फोर्ट जिला में हुआ है। इसमें कितने देश शामिल है? तो ये ब्राज़ील एक हो गया, रूस दूसरा हो गया, इंडिया तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका चाइना और पाँचवा हो गया साउथ अफ्रीका। इन 5 देश शामिल है ब्रिक्स में। इसी फोर्टालीजा घोषणा में न्यू डेवलपमेंट बैंक की आधिकारिक नाम के साथ घोषणा की गई। 21 जुलाई 2015 को विश्व बैंक ने कार्य करना अपना प्रारंभ किया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो के वी कामत भारत के हैं। मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में इसका मुख्यालय है, संघाई में इसका मुख्यालय है। 19वें ब्रिक्स सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के सियामेन में हुआ था। चीन के कहाँ पे हुआ था? तो सियामेन में हुआ था। 10वें ब्रिक्स सम्मेलन 2018 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी TPP, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 2015 को 12 पैसिफिक राष्ट्रों तथा ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका तथा वियतनाम ने ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब अन्य तत्वों को देखते हैं लोग। TPP के 12 सदस्यों की वैश्विक GDP में 40% का योगदान है। इन 12 सदस्यों का वैश्विक GDP में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो 40% का योगदान है। तथा वाणिज्य व्यापार में 60% की हिस्सेदारी है। यह उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र नाफ्टा से भी बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा। नोट में क्या है कि अमेरिका के इस समझौते से बाहर हो जाने के बाद यह समझौता अपने मूल स्वरूप में क्रियान्वित नहीं हो पाया। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD, इसकी स्थापना 1948 में मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में बना। किसी की योजना के प्रत्युत्तर में बना था? तो मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में बना था। प्रारंभ में पेरिस से सम्मेलन में इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग बनाया गया। बाद में 1961 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन कर दिया गया। सदस्य वर्तमान में इसके 34 से सदस्य हैं। इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 34 सदस्य देश हैं। आने वाले समय में यहाँ पे टर्नियोगा होगा। लातविया इसका 35वां सदस्य होगा। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब है आसियान, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा के तहत 8 अगस्त 1967 में हुआ था। सदस्य देश कौन है? तो इस आसियान के 10 इसके सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार तथा वियतनाम। कौन कौन से? इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार तथा वियतनाम। ये शायद 11वां देश इसमें शामिल होने वाला है, जो या शामिल हो चुका है। तिमोर लेस्ट आसियान में शामिल होने वाला है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में जकार्ता है, वहाँ इसका मुख्यालय है। आसियान 32वां 2018 सम्मेलन सिंगापुर में 26 से 28 अप्रैल के बीच हुआ था। 32वां आसियान सम्मेलन का कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था और 26 से 28 अप्रैल के बीच में संपन्न हुआ था। इसमें महासचिव के पद सभी सदस्य देशों के प्रत्येक 2 वर्ष कर दिया जाता है। इसमें महासचिव के पद सभी सदस्य देशों को प्रत्येक के 2 वर्ष से पर दिया जाता है। अब है एपेक क्या होता है? तो इसकी स्थापना एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना नवंबर 1989 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर हुई थी। सदस्य अब तक के एपेक के एक सदस्य हैं। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। एपेक का भारत क्या नहीं है? तो इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य इसका क्या है? इसके प्रमुख लक्षण को बोगोर लक्ष्य कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, बोगोर लक्ष्य कहा जाता है, जिसमें एशिया प्रशांत देशों के मध्य मुक्त एवं खुला व्यापार एवं निवेश शामिल है। क्या क्या शामिल है, तो मुक्त एवं खुला व्यापार एवं निवेश शामिल है। सचिवालय, इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है। इसका सचिवालय कहाँ स्थित है, तो इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है, सिंगापुर में स्थापित है। अब है सार्क, दक्षेश से इसकी स्थापना दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क, इसकी स्थापना ढाका में 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ढाका में 1985 में हुई थी। इसके सदस्य देश कौन है, तो भारत एशियाई, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। यहाँ पे एशिया शायद नहीं होना चाहिए। सार्क के कितने देश हैं, तो सार्क में आठवां सदस्य अफगानिस्तान है। 8वां सदस्य कौन है, तो अफगानिस्तान है। सार्क में हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब इसमें देश शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू। ये नोट्स में बहुत सारा गलती दिया गया है, क्योंकि जब ये शायद 2024 का नोट्स आ गया है खान सर का इकोनॉमिक्स का, तो इसको ख़त्म होते ही हम उससे अपडेटेड नोट्स का ही वीडियो बनाना चालू कर दिए हैं। एक वीडियो यानी कि 15 या 20 मिनट का एक टॉपिक करके बना रहे हैं, उसको मर्ज करके हम एक या दो वीडियो में उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग इसमें थोड़ा बहुत गलती दिया है नोट्स में, तो कितना नोट्स सुधारा जाएगा, तो उससे बेटर है कि 24 वाला ही नोट्स पढ़ लिया जाए। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में है। उद्देश्य इसका क्या है, दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना। अब है नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उत्तरी यानी कि यहाँ पे फ्री होना चाहिए, फ्री नहीं होगा, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। इसे 1994 में अधिनियमित किया गया। यह अमेरिका, कनाडा तथा मेक्सिको के बीच एक व्यापार समझौता है तथा निवेश के लिए नियम निर्धारित करता है। निवेश के लिए क्या निर्धारित करता है, तो यह नियम निर्धारित करता है। इन समझौतों के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया है। ट्रेडमार्क, पेटेंट और करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच व्यापार संबंधी काफ़ी सुगम नियम बनाए गए हैं। अब है साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन प्रीफेरनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। 7 दिसंबर 1995 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 7 दिसंबर 1995 में। 1 जनवरी 2007 को लागू हुआ। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। किसकी मुक्त व्यापार व्यवस्था है, तो सार्क की। यह समझौता 2006 में लागू हुआ है। इस समझौता को कब लागू किया गया, तो 2006 में लागू किया गया। साफ्टा पर हस्ताक्षरकर्ता देश यानी कि साफ्टा जो नियम है उस पर कौन कौन से देश हस्ताक्षर किए हैं, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे देश भी सार्क में शामिल हैं। ये 8 देश किस में शामिल हैं, तो 8 देश सार्क में शामिल हैं। जो देश साफ्टा में शामिल हैं वो देश भी सार्क में शामिल हैं। अब है ओपेक, इसकी स्थापना पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। यह किसका संगठन है, तो जो पेट्रोलियम में निर्यात करते हैं उन देशों का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना बगदाद में कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। सदस्य वर्तमान में इसके 11 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो 11 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय ओपेक का। SCO शंघाई सहयोग संगठन, SCO यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। यह क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नवगठित शंघाई सहयोग संगठन वर्ष 2002 में इसके दूसरे शिखर सम्मेलन में औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना। सदस्य अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य बनाने के साथ इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई है। SCO की सदस्य संख्या 8 हो गई है। और हाल ही में ईरान इसमें शामिल हुआ है 9वां सदस्य के रूप में। हम करंट में पढ़ा है कि 9वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो ईरान शामिल हुआ है। तो इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, तो 9 हो जाएगी। इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो चीनी और रूसी इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। उसके बाद है इप्सा, IBSA, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। ब्राजीलिया घोषणा के साथ भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का इप्सा संगठन 6 जून
6 जून 2003 में बना। इसका प्रथम सम्मेलन ब्राज़ील में 2006 में हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। ये हम लोग जितना पढ़ रहे हैं यह एक प्रकार का संस्था है। इससे इन संस्थाओं को हम लोगों को वर्ल्ड मैप में पढ़ना है। शायद खान सर का 2 दिन हुआ वर्ल्ड मैप का बैच चालू हुए। अगर आप लोग को इससे संस्थाओं को अच्छे से समझना है तो आप लोग उस बैच में ज्वाइन हो जाइए। शायद 200 का बैच है। तो 2006 को हुआ तथा 7वां सम्मेलन नई दिल्ली में 2015 में संपन्न हुआ। इसका 7वां सम्मेलन कब हुआ था? तो 2015 में। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। अब है बिम्स्टेक्स। बिम्स्टेक्स से स्थापना। यह पहले बिम्स्टेक्स के नाम से जाना जाता था। पहले ये इसे बिस्टेक्स के नाम से जाना जाता था। म्यांमार में शामिल होने से यह बिम्स्टेक्स बना। म्यांमार में शामिल हो गया तो यहाँ पे क्या जुड़ गया? एम जुड़ गया तो यह बिम्स्टेक बना। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक सम्मेलन में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बैंकॉक की सम्मेलन में हुई थी। सदस्य देश कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान इसके सदस्य हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके सदस्य देश हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है पीएफ यानी कि भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड। इसमें पहला टॉपिक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईएफपीओ कर्मचारी भविष्य निधि। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। यह एक अनिवार्य सेवा निवृत्ति बचत योजना है यानी कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके लिए यह बचत योजना है जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। इसे खोलने के लिए कर्मचारी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे खोलने के लिए कर्मचारी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वह पहली बार किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी के तरफ से पीएफ खाता खुल जाता है। कौन सा खाता खुलता है? तो पीएफ खाता खुल जाता है। इसमें यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। इसमें कौन सा नंबर मिलता है? तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। उस समय कंपनी हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 12% यानी कि उसका जितना वेतन मिलता है उस वेतन में से यानी कि अगर 100 रुपया वेतन मिल रहा है तो 12 रुपया काट कर जमा करती है। कितना रुपया? 12% काटकर जमा करती है और खुद की अधिकतम 12% उस कर्मचारी को पीएफ डालती है। इस पूरे पैसे पर सालाना ब्याज दिया जाता है यानी कि ये पैसा जो 12% जमा किया जाता है अगर ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उस पर सालाना ब्याज भी दिया जाता है। कोई भी कंपनी में जिसके अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं उसे पीएफ काटना अनिवार्य होता है। यानी कि कोई सी भी कंपनी में 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसमें पीएफ काटना अनिवार्य हो जाएगा। इसमें ब्याज काफ़ी अच्छा यानी कि 8 से 9% मिल जाता है। इसमें ब्याज कितना प्रतिशत तक मिलता है? तो 8 से 9% तक मिल जाता है। इसके रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है। इसमें रिस्क बहुत कम है। इसमें क्या है? रिस्क बहुत कम है। कंपनी बदलने से पीएफ अकाउंट नहीं बदलता है यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाता है तो उसका पीएफ अकाउंट नहीं बदलेगा। नियम के अनुसार सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड के समय यही पैसा मिलता है। जो रिटायर्ड के समय 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपये मिलता है यही पीएफ होता है जो मंथली में से काट के जमा किया जाता है और उस पर जो ब्याज आता है उसी को मिला के एक बार में पैसा दिया जाता है जिसे पेंशन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पेंशन कहते हैं। कुछ आपातकाल स्थिति में जैसे चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा कुछ महत्वपूर्ण परिस्थिति में इससे पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 4 कार्यालय हैं। कितनी कार्यालय हैं? तो 4 कार्यालय हैं। पहला कहाँ है? दिल्ली में इसका कार्यालय है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसमें एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है। इसमें एक व्यक्ति कितनी अकाउंट खोल सकता है? तो एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है। उसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ लोक भविष्य निधि पीपीएफ। भारत सरकार ने कंपनी और संगठनों से बाहर असंगठित कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए इसकी स्थापना 1968 में की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पीपीएफ की स्थापना 1968 में की गई थी। पोस्ट ऑफिस या बैंक में सिर्फ 500 रुपये जमा करके पीपीएफ अकाउंट खोले जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस हो या बैंक में कितने रुपये जमा करके पीपीएफ खोला जा सकता है? तो सिर्फ 500 रुपये जमा करके पीपीएफ खोले जा सकते हैं। हर साल कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। पीपीएफ में कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। इस खाते को 15 साल तक चलाया जा सकता है। इस खाते को कितने साल तक चलाया जा सकता है? तो 15 साल तक चलाया जा सकता है। 15 साल पूरा होने पर अपने खाते को 5 साल के लिए 15 साल पूरा होने पर अपने खाते को 5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें 7 से 8% ब्याज भी मिलता है।
पीपीएफ में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है, तो 7 से 8% ब्याज मिलता है। देश का कोई भी नागरिक यानी बच्चा, वयस्क या वरिष्ठ पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है, इसमें भी एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है। उसके बाद है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक पेंशन योजना है। यह क्या है? एक पेंशन योजना है जो 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ हुई थी। यह कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 जनवरी 2004 को प्रारंभ हुई थी। यह एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यह क्या है? यह एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। यह किसकी गारंटी देता है? तो रिटर्न की गारंटी देता है एनपीएस को ईईई अंशदान पर निवेश, प्रतिफल, निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट है। इन अंशदान पर निवेश, प्रतिफल और निकास तीनों स्तर पर कर में क्या है? टैक्स में छूट है। इसमें ब्याज 9 से 10% मिलता है। एनपीएस में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है? तो 9 से 10% ब्याज मिलता है। इसमें केवल भारतीयों का खाता खुल सकता है। इसमें केवल सिर्फ इंडियंस का ही खाता खुल सकता है। इसमें 60 वर्ष की उम्र तक पैसा जमा कर सकते हैं। अवधि पूरा होने पर इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर इसकी अवधि पूरा हो जाता है तो इसको 5 साल तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब है ग्रेच्युटी क्या होता है? यह एक कंपनी के लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारी को सैलरी, पेंशन, पीएफ के अलावा ग्रेच्युटी भी दी जाती है। ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवार्ड होता है। यह क्या होता है? तो यह एक प्रकार का रिवार्ड यानी कि अवार्ड होता है। ग्रेच्युटी का छोटा हिस्सा सैलरी से कटता है। यह किससे कटता है? तो सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी के तरफ से दिया जाता है। जो कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल तक काम करता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। कितने साल तक किसी कंपनी में काम करने से ग्रेच्युटी का आदमी हकदार हो जाता है? तो सिर्फ 5 साल तक। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत इसका लाभ उससे संस्थान के हर कर्मचारी को मिलता है जहां 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। यानी कि इसका लाभ किसको मिलेगा? तो इसका लाभ उस संस्था के हर कर्मचारी को मिलता है जहां, मतलब कि ऐसी संस्था जहां पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे यह सिस्टम होना अनिवार्य होता है। ग्रेच्युटी निकालने का यह फार्मूला होता है, सैलरी प्लस डीए ऐड किया जाता है, उसके बाद इंटू 15 टेन्योर और 26 दिन में भाग दिया जाता है। अब है कैप्चा कोड क्या होता है? कैप्चा कोड कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा कोड की मदद से हम वेबसाइट या किसी भी ऐप पर हम पता लगा पाते हैं कि इनपुट देने वाला मनुष्य है या फिर बोट है। क्या मनुष्य है या फिर बोट है? इसी कैप्चा कोड के तहत पता लगता है। किसी भी वेबसाइट पर इन्हें किसकी मकसद से लगाया जाता है? तो सुरक्षा के मकसद से लगाया जाता है। जब हम लोग ये गूगल खोलते हैं लोग या किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं लोग तो यह कैप्चा कोड मांगता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर यह कैप्चा कोड क्लिक हम करते हैं तो इससे पता चलता है कि इंसान मतलब कि ये फॉर्म भर रहा है। और टेलीग्राम ज़्यादातर तो बूट का प्रयोग टेलीग्राम में किया जाता है। अगर हम इधर से मैसेज कर रहे हैं तो उधर से भी ऑटोमेटेड मैसेज उसमें सेव रहता है, वो मैसेज कर देता है, जैसे ChatGPT में होता है। यह एक तरह का एडवांस कैप्चा कोड है। यह क्या है? एक तरह का एडवांस कैप्चा कोड है जिसमें कोई भी अक्षर नहीं भरना होता है। इसमें क्या होता है? कोई भी अक्षर नहीं भरना होता है, बल्कि इसमें सिर्फ चेक बॉक्स यानी सही का चिन्ह लगाना होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसमें एक तरह का ये कैप्चा कोड आता है, इसमें सिर्फ यह सही का चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि बोट नहीं है। जो क्लिक करते हैं उसका IP एड्रेस ईमेल, फ़ोन के आधार पर सॉफ्टवेयर अंदाज़ा लगा लेता है कि आप मनुष्य हैं या बोट हैं। प्रमुख शब्दावली, अब कुछ शब्दावली दी गई है, उसको देखते हैं लोग। परिसंपत्ति का अर्थ क्या होता है? अशिष्ट किसी कंपनी या व्यक्ति के सभी प्रकार के चल तथा अचल संपत्तियों का योग अशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अशिष्ट यानी परिसंपत्ति कहलाता है। अब है MNC का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनी। वैसी कंपनी जो बहुत से देशों में रहती है उसे MNC कहते हैं। इन्हें ब्लू चिप कंपनी या ब्रांडेड कंपनी के नाम से जाना जाता है। MNC कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप या ब्रांडेड कंपनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है लेआउट का हिंदी अर्थ होता है छटनी। जब किसी कंपनी के सीमांत राजस्व में गिरावट आती है तो उसे लगातार घाटा होने लगता है, जिस कारण वह मजदूरों को निकाल देती है, जिसे छटनी या लेआउट कहते हैं। यानी कि
कोई भी कंपनी हो उसमें जब सीमांत राजस्व में गिरावट आती है तो जिस कारण उसे उस कंपनी को घाटा होने लगता है। जब घाटा होने लगेगा तो उसमें जो काम कर रहे हैं वर्कर, उन वर्करों को सैलरी नहीं दिया जा पाएगा, जिस कारण उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, छटनी या लेआउट कहा जाता है। उसके बाद है नई आर्थिक नीति 1991। नई आर्थिक नीति 1991। देश जब स्वतंत्र हुआ तो विदेशी कंपनियों को भारत के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1975 में सरकार जनता के लिए लुभावनी योजना लाने लगी, जिससे कि भारत सरकार का खर्च बढ़ गया। इस पर सरकार ध्यान नहीं दी और 1991 में ऐसी स्थिति आई कि भारत सरकार के पास मात्र 15 दिन के पैसे बचे थे। अतः सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर सोना गिरवी रख के लगभग 300 करोड़ रुपये लाए और भारत सरकार ने अपनी नीतियों को बदला। इसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ही नई आर्थिक नीति कहते हैं। इसके तहत 3 सुधार किए गए। इसके तहत कितने सुधार किए गए? तो इसके तहत 3 सुधार किए गए। पहला था प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसके तहत सरकार ने रेलवे, परमाणु तथा अंतरिक्ष विभाग को छोड़कर शेष विभागों में प्राइवेट कंपनियों को आने की अनुमति दे दिया, जिससे कि भारत में तेजी से विकास हुआ और सरकारी खर्च बच गया। निजीकरण से सर्वाधिक लाभ, निजी यानी कि प्राइवेटाइजेशन से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ था? तो इस्पात, विद्युत और मोटर उद्योग को हुआ था। इन तीन कंपनियों को सबसे ज़्यादा इससे लाभ हुआ था। दूसरा था पूंजीकरण, पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल बाजार। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल बाजार वैसा बाजार जिसे प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक धन लगता हो, पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार क्या होता है? तो वैसा बाजार जिसे प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक धन लगता हो, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। जैसे इस्पात, तेल शोधक कारखाना, वायुयान, इन सब कंपनियों की खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसे ही पूंजी बाजार कहलाता है। विनिवेश, विनिवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सरकारी संपत्ति को निजी यानी कि प्राइवेट हाथ में बेच देना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश से सरकार ने बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिए हैं। सरकारी संपत्ति जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, संसद भवन हो गया, इनमें जो भी सरकारी संपत्ति होती है उनको प्राइवेट के हाथों में बेच देना, वो क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। अब है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसको देखते हैं लोग कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति देना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात शुल्क को घटा दिया। किस शुल्क को घटा दिया था? तो आयात शुल्क को घटा दिया, जिस वजह से विदेशी कंपनियां भारत में घुस आई तथा भारत में छोटे मोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। वैश्वीकरण ने कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाले। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कृषि पर कैसा प्रभाव डाला? तो नकारात्मक प्रभाव डाला। वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान उन फसलों को उगाने लगे जिनकी विदेशों में अधिक मांग थी। उन फसलों को भारतीय किसान उगाने लगे ताकि वे अधिक के मुनाफा कमा सके, जिस कारण भारत में खाद्यान्नों की कमी होने लगी और अनाज महंगे हो गए। वैश्वीकरण से बैंकिंग सेक्टर, आईटी उद्योग, ऑटोमोबाइल को लाभ हुआ। यानी कि ग्लोबलाइजेशन से भी 3 सेक्टर को लाभ हुआ था, बैंकिंग, आईटी उद्योग और ऑटोमोबाइल्स। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ 1995 के बाद हुआ, क्योंकि इस समय इंटरनेट भारत में आ गया था। वैश्वीकरण से हम अधिक के निर्यात नहीं कर सके, जिस कारण व्यापार घाटा बढ़ने लगा। तीसरा था उदारीकरण। तीसरा क्या था? लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। निजी यानी कि प्राइवेट तथा विदेशी कंपनियों को छूट देना ही उदारीकरण कहलाता है। प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनियों को छूट देना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण के कारण ही आयात शुल्क घटा दिया गया। टेरिस क्या होता है? टेरिस आयात पर लगने वाले कर को क्या कहता है? टेरिस कहा जाता है। अब होता है बूम। किसी अर्थव्यवस्था में आने वाले अचानक वृद्धि को, यहाँ पे आगे नहीं होगा, आने होगा। किसी अर्थव्यवस्था में आने वाले अचानक वृद्धि को बूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूम कहा जाता है। कोर सेक्टर क्या होता है उसको देखते हैं लोग कि वैसा उद्योग जो अन्य उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए जरूरी है, कोर सेक्टर के उद्योग कहते हैं। क्या कहलाता है? कोर सेक्टर के उद्योग कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या कितनी है कोर सेक्टरों की? तो 8 है। तो बिजली भी कोर सेक्टर है, यानी कि बिजली के बिना भी कोई काम नहीं हो सकता है। स्टील
आयरन, स्टील एंड आयरन भी कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है। सीमेंट, कोयला, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम यानी फर्टिलाइजर मतलब यानी खाद, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब 8 चीज़ें किसी सेक्टर में आती हैं तो कोर सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व, उपभोक्ता प्रभुत्व एक वैसा बाजार जहां कीमत का निर्धारण विक्रेता ना करके खरीदार करे उसे उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं। यह केवल उर्म प्रतियोगिता में ही देखा जा सकता है। परिचालन अधिशेष या व्यापार अधिशेष, अगला टॉपिक है हम लोगों का कि परिचालन अधिशेष या व्यापार अधिशेष, इसका संबंध उद्योग से है। इसका संबंध किससे है तो उद्योग से है। परिचालन अधिशेष आय माइनस व्यय, इसका फॉर्मूला क्या होता है परिचालन अधिशेष का, तो आय माइनस व्यय। यदि परिचालन अधिशेष धनात्मक होगा तो उद्योग में लाभ होगा। यदि परिचालन अधिशेष धनात्मक होगा तो उद्योग को क्या होगा, लाभ होगा। संप्राप्ति क्या होती है, किसी उद्योग से होने वाले समस्त लाभ को, किसी उद्योग से होने वाले सारे लाभ को संप्राप्ति कहते हैं। लाभ स्थिर नहीं होता है। लाभ क्या होता है, स्थिर नहीं होता है बल्कि गतिशील होता है। लाभ क्या होता है, गतिशील होता है। लाभ के गतिशील का सिद्धांत क्लार्के ने दिया था। लाभ के गतिशील का सिद्धांत किसने दिया था तो क्लार्के ने दिया था। मार्शल ने बाजार कीमत का सिद्धांत दिया। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अंडरलाइन करेंगे लोग अपने नोट्स में कि लाभ के गतिशील का सिद्धांत क्लार्क ने दिया था और मार्शल ने बाजार कीमत का सिद्धांत दिया। मार्शल ने किसका सिद्धांत दिया तो बाजार कीमत का। बाजार कीमत अति अल्पकालीन होती है। बाजार कीमत क्या होती है तो अति अल्पकालीन होती है। लाभ के नवाचार सिद्धांत शुम्पीटर ने दिया। किसने दिया, शुम्पीटर ने दिया। इसके अनुसार पुरानी वस्तु के आधुनिकीकरण करके लाभ कमाया जा सकता है। यहाँ पे आधुनिकीकरण होगा। लाभ या अलाभ बिंदु क्या होता है उसको देखते हैं लोग। जब किसी फर्म सीमांत लागत उसके सीमांत संप्राप्ति के बराबर हो जाए तो उसे लाभ या अलाभ बिंदु कहते हैं। टेक ऑफ स्टेज, जब किसी कंपनी का लाभ एक समान दर से आगे बढ़ रहा हो तो उसे टेक ऑफ कहते हैं। जब किसी कंपनी का लाभ एक समान दर से यानी कि एक समान गति से आगे बढ़ रहा होता है तो उसे टेक ऑफ कहते हैं। विक्रय लागत, किसी वस्तु के विज्ञापन पर किया गया खर्च विक्रय लागत कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु का विज्ञापन यानी प्रचार प्रसार कराने के लिए जो खर्च लगते हैं उसे क्या कहते हैं तो विक्रय लागत कहते हैं। यह एक सामान्य लागत होता है। यह क्या होता है, यह एक सामान्य लागत होता है। जैसे हम लोग की IPL मैच होता है या कोई भी मैच होता है उसमें हम लोग प्रचार देखते हैं, लोग अमूल का या अनअकैडमी का बहुत सारे प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसमें जो पैसा लगता है उसे क्या कहते हैं, विक्रय लागत कहते हैं। नवासान वस्तु बहुत ही जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तु को नवासान वस्तु कहलाती है। बहुत ही जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तु क्या कहा जाता है तो नवासान वस्तु कहते हैं। इनका मांग अति अल्पकालीन होता है। इनका मांग क्या होता है यानी कि इसकी मांग अति अल्पकालीन होती है। जैसे नवासान वस्तु के अंतर्गत दूध आ जाएगा और सब्जी आ जाएगा, दूध और सब्जी आता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है FCI का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1964 में हुई थी। कृषि उत्पादन के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी FCI की होती है। यानी कि जब अनाज का उत्पादन जब हो जाता है तो उसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है तो FCI की होती है। यह पूरे देश भर में खाद्यान्नों की खरीद बिक्री और वितरण भी करता है। खरीद बिक्री भी करता है और वितरण भी करता है। यह देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों द्वारा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए MSP देता है। क्या देता है MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। यह उचित नीतियों और बफर स्टॉक के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक के वितरण दुकान PDS के माध्यम से विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न भी उपलब्ध कराता है। अब है बफर स्टॉक को देखते हैं लोग कि बफर स्टॉक्स क्या होते हैं। तो किसी भी सीजन में फसलों का उत्पादन जब अधिक हो जाता है तो FCI बहुत मात्रा में अनाज खरीद कर स्टॉक कर लेती है। यानी कि किसी भी सीजन में जब फसल बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो उससे उन फसलों को FCI खरीद कर अपने यहाँ स्टॉक कर लेती है। ऐसे स्टॉक को यानी कि जहाँ स्टॉक करती है उसे क्या कहा जाता है बफर स्टॉक कहते हैं। अब है नाबार्ड। यहाँ इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है तो 1982 ईस्वी में की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। यह वाणिज्य बैंक या वाणिज्य बैंकों के ऋण देने के माध्यम से कृषि लघु उद्योग ऋण देने के माध्यम से लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को कुटीर उद्योगों की ऋण प्रदान करता है। ऋण मतलब लोन प्रदान करता है। यह वाणिज्य बैंक के ऋण देने के माध्यम से कृषि में और लघु उद्योग में और कुटीर उद्योगों को भी ऋण यानी कि लोन प्रदान करता है। उसके बाद है CAPART कपार्ट काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करती है। यह इसका कार्य क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना। NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1974 में की गई। इसका कार्य कृषि उपज को बढ़ावा देना, यानी कि इसका कार्य क्या होता है? कृषि उपज को बढ़ाई। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 में पारित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 10 सितंबर 2013 को पारित किया गया। ICAR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। अब है IFCO इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह विश्व के सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। यह क्या है? कि विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को दिल्ली में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1967 को दिल्ली में हुआ था। भारतमाला परियोजना, इसको देखते हैं लोग कि भारतमाला परियोजना क्या है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाता है जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वालों विकास परियोजना वालों को भी शामिल किया गया है। सागरमाला परियोजना, इससे परियोजना के तहत भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उन्हें आधुनिक तथा ऑटोमेटिक किया जा रहा है। सागरमाला परियोजना के तहत भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उन्हें क्या किया जा रहा है? तो आधुनिक किया जा रहा है और ऑटोमेटिक किया जा रहा है। उसके बाद है DFC हम लोग का टॉपिक है DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेल मार्ग होता है। यह क्या होता है? DFC। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि DFC किससे संबंधित है? तो यह रेल मार्ग से संबंधित है, जिसे विशेष तौर पर माल वस्तुएं के परिवहन हेतु बनाया जाता है। DFC को क्यों बनाया जाता है? सिर्फ यह माल ढोने के लिए और वस्तुओं को ढोने के लिए ही बनाया जाता है। DFC पर सिर्फ मालगाड़ी ही चलती है। उसके बाद है लॉजिस्टिक पार्क भारत सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल है। यह क्या है? नीतिगत पहल है जिसका नेतृत्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हब एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए करता है। इस पार्क से हवाई सड़क रेल और जलमार्ग से जुड़ने से लोगों का आवागमन होने के साथ साथ सामानों का भी परिवहन भी हो सकेगा। इस पार्क को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। अब है मेगा फूड पार्क क्या होता है? तो मेगा फूड पार्क यानी एक बड़ा प्लांट। यह एक बड़ा प्लांट एक ऐसी मशीनरी जहां कृषि उत्पादित फल सब्जियों को सुरक्षित भंडार की व्यवस्था हो, जहां उन प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जा सके, उनसे मार्केट के डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट तैयार किया जा सके, उसे ही मेगा फूड पार्क कहते हैं। मेगा फूड पार्क क्या होता है? मेगा फूड पार्क यानी एक बड़ा प्लांट, यह बहुत बड़ा प्लांट होता है। एक ऐसी मशीनरी यहाँ यानी कि वहाँ पे एक मशीनरी फैक्ट्री बैठा जाता है जहाँ कृषि के द्वारा उत्पादित फसल हो गया, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, उसको सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था हो, जहाँ उन प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जा सके और उनसे
मार्केट के डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट भी तैयार किया जा सके, उसे ही मेगा फूड पार्क कहा जाता है। अब है औद्योगिक गलियारा। औद्योगिक गलियारा यह कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है? तो चेन्नई से बेंगलुरु, पहला चेन्नई से बेंगलुरु, दूसरा बेंगलुरु से मुंबई, तीसरा मुंबई से दिल्ली, अमृतसर से कोलकाता, पूर्वी तटीय। ये सब क्या है? औद्योगिक गलियारा है। 5 औद्योगिक गलियारा हैं। इनको समझने के लिए अगर आप लोग इंडियन मैप का क्लास करेंगे लोग तो गलियारों को समझने के लिए खान सर बहुत अच्छा से समझाते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है गलियारों को समझने के लिए। इसमें NH देखा जाता है, नेशनल हाईवे को देखा जाता है, फिर स्टेट हाईवे को भी देखा जाता है। कुछ प्रमुख क्रांतियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसको बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके समझेंगे लोग कि इसको जवान पर रट ही लेना है। तो पहला क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो तिलहन से संबंधित थी, यानी कि तेल उत्पादन से सरसों का तेल हो गया या किसी भी सूर्यमुखी का तेल हो गया, वह पीले होते हैं। सरसों भी पीले और सूर्यमुखी भी तेल, सूर्यमुखी भी पीला होता है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित हो गई? तो तिलहन से संबंधित हो गई। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित हो गया। आलू गोल होता है, तो इससे याद रखना है कि आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा तथा प्याज का जब छिलका हटाया जाता है तो प्याज का अंदर जो हम लोग का भाग दिखता है वो थोड़ा थोड़ा गुलाबी दिखता है। इससे हम लोग याद रखेंगे लोग कि झींगा और प्याज किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति इन्हीं से संबंधित है, झींगा और प्याज से। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। उसके बाद है रजत क्रांति। रजत का मतलब होता है वाइट। रजत का मतलब क्या होता है? वाइट, यानी कि अंडा उत्पादन या अंडा उत्पादन से संबंधित था। उसके बाद है लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। मांस कैसा होता है? लाल होता है, जिस कारण इसका नाम लाल क्रांति रखा गया। अंडा वाइट होता है, जिस कारण इसे रजत क्रांति यानी कि रजत क्रांति रखा गया है। उसके बाद है दूध उत्पादन सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित थी? तो दूध उत्पादन से संबंधित थी। ये भी दूध भी सफ़ेद होता है। तो हम लोग का जो खान सर का 23 वाला इकोनॉमिक्स के नोट्स है, इसका ये लास्ट वीडियो है। एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है यूटिलिटी, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक सप्ताह से वीडियो नहीं चल रहे हैं, जिस कारण से बहुत सारे वीडियो को व्यू भी नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।